आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन और लेबनान ने किए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले, मोसाद के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। दिल्ली शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, अब 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। लद्दाख की आवाम का दिल्ली तक पैदल मार्च, हाजी हनीफा और सोनम वांगचुक को लिया हिरासत में। असम में 45 घरों पर बुलडोजर चलाना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए हुकूमत को भेजा नोटिस। गुजरात में ढहाई गई सदियों पुरानी मस्जिद, हुक्काम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। मुंबई की धारावी मस्जिद पर चला बुलडोजर, मस्जिद इंतजामिया ने खुद हटाया गैर कानूनी हिस्सा। लखनऊ में हज दरख्वास्त की तारीख खत्म, इस बार बहुत कम आई हज की दरख्वास्तें। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा, कहा मंदिर मस्जिद की तामीर में नहीं बनेंगे रुकावट। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी मरहले की हुई वोटिंग, आर्टिकल 370 के बाद पहली बार हुए इंतिखाबात। थाईलैंड में स्कूल बस में आग, 25 तलबा की मौत, 5 टीचर्स समेत 44 लोग थे सवार। इजराइल चारों जानिब से बुरी तरह घिरता जा रहा है। हमास हिजबुल्लाह के सीनियर लीडरान को निशाना बनाकर उसने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिरता जा रहा है। यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी कर उससे सारे जुर्मों का हिसाब ले रहे हैं। यमन और लेबनान के हमलों से इजराइल बुरी तरह थर्रा गया है और नेतन्याहू भी दुम दबाकर अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में जा छिपा है। इजराइल जो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और जुर्मों को छिपाने की पुरजोर कोशिश करते हुए अपने फौजियों को मौत के कुएं में धकेल रहा है और उन्हें 4 महाजों पर बिना किसी स्ट्रेटेजी के लिए लड़ने और मरने के लिए छोड़ रहा है, वो अब चारों जानिब से बुरी तरह घिर गया है। हिजबुल्लाह और हूतियों ने अब तक का बड़ा हमला करते हुए इजराइल में बड़ी तबाही मचाई है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अबीब के मज़ाफ़ात में इजराइल की गिलिलोत मिलिट्री बेस और मोसाद के हेडक्वार्टर पर फादी 4 के रॉकेटों की बारिश की। इतना ही नहीं, लेबनान में जारी हमलों का बदला लेते हुए उन्होंने इजरायली फौजियों के गिरोह को भी निशाना बनाया, जिसमें कई अफराद और फौजी जख्मी भी हुए हैं। साथ ही इजराइल की मिलिट्री बेस और 2 बैरक्स को निशाना बनाते हुए रोशपीना इलाके में भी जमकर मिसाइल दागे, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमलों से कई लोग जख्मी हुए हैं और लाखों लोग शेल्टर कैंपों में पनाह लेने को मजबूर हो गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक लेबनान और हिजबुल्लाह तनाज़े के चलते ये हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह ने मजीद कहा कि ये कार्रवाइयाँ गजा में फिलिस्तीनी अवाम और उनकी बहादुरी और लेबनान और उसके अवाम के दिफा में की जा रही हैं। वहीं यमन के हूतियों ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर डाली है, जिससे नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक गई है। प्रेस टीवी के मुताबिक हूती के ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि उनके लड़ाकों ने साहिली शहर तेल अबीब के करीब एक अहम हदफ को निशाना बनाया है, जिसमें एक मकामी और तवील फासले तक मार गिराने वाला याफा कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे इलाके में बड़ी तबाही मची है। यमन और लेबनान के एक साथ हमले ने इजराइल में बड़ी तबाही मचाई है और लोगों को घर छोड़कर कहीं और पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। जो जुर्म इजराइल और नेतन्याहू ने किए हैं उन सब का बदला लेने की ये तो बस पहल है। देखना ये होगा कि अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो क्या नेतन्याहू लेबनान और यमन के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। वहीं दिल्ली के शाही ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर चल रहे तनाजे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मालूमात के मुताबिक शाही ईदगाह में लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई के मुजस्समे को लेकर चल रहे तनाज़े पर हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा किया है। अदालत ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक कौमी हीरोइन हैं, तो उनको लेकर, उनके मुजस्समे को लेकर कोई मसला कैसे हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि हम सब 1857 की जंग को कभी भूल नहीं सकते। ये तनाज़ा शाही ईदगाह में मूर्ति की तनसीब का है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फ़रीक़ों के दरमियान तनाव पैदा हो गया। बताते चलें कि हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि कौमी निशानों का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अब इस मामले की अगली समाअत 4 अक्टूबर को होगी। अदालत के तबसरों ने मामला फिर से गरमा दिया है और अब सबकी नज़रें 4 अक्टूबर को होने वाली समाअत पर रहेंगी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक और लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान समेत 150 लोगों को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो अपनी दिल्ली चलो पद यात्रा के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली में दाखिल हो रहे थे। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि तमाम हामियों को सिंघू सरहद से हिरासत में ले लिया गया है और नरेला पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बताते चलें कि सोनम वांगचुक और दीगर रजाकारों ने लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च किया था। लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान का कहना है कि वो पिछले 3 सालों से बहुत पुरअमन तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि नई हुकूमत के क़याम के बाद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA और एपेक्स बॉडी के झंडे तले पैदल ही निकले थे, इस उम्मीद के साथ कि हम कौमी राजधानी में मरकजी हुकूमत के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे और अपनी परेशानियों को रखेंगे और हमारे खदशात को सुना जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से सोनम वांगचुक और उनकी टीम को हिरासत में ले लिया गया। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें एक जगह फराहम करें जहां हम PM मोदी को मेमोरेंडम पेश कर सकें या फिर इस मसले को हल करने के लिए क़यादत से बात कर सकें। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में दफ़ा 163 नाफिज होने के बावजूद तमाम लोग एक साथ दिल्ली की सरहदों में दाखिल हो रहे थे। बता दें कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख के MP हाजी हनीफा जान और मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक और उनके हामियों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर उनको हिरासत में लिए जाने पर तनकीद की थी और इसे नाकाबिल कबूल बताया था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों की हिरासत जो माहौलियाती और आईनी हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से मार्च कर रहे थे नाकाबिल कबूल है। तो वहीं असम में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 45 घरों को मिसमार किया गया था, जिस पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। अब कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है और असम हुकूमत को एक नोटिस जारी कर दिया है। मालूमात के हवाले से बताते चलें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी भी मुल्जिम या तजावुज़ात पर बुलडोज़र इस्तेमाल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आसाम हुकूमत ने बुलडोज़र चलाकर 45 मुसलमानों के मकानात मुनहदिम किए, जिसके बाद मुतासरा खानदान ने असम हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त पर असम हुकूमत और दीगर से भी जवाब तलब किया है। बता दें कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी इजाज़त के बगैर मुल्जिम की जायदादों को 1 अक्टूबर तक मुनहदिम नहीं किया जा सकता है। असम के सोनापुर में मुसलसल इंहिदाम की कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त पर समाअत के दिन अदालत में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील हुज़ैफा अहमदी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने असम हुकूमत को एक नोटिस जारी कर दिया है। तो वहीं गुजरात में सदियों पुरानी मस्जिद समेत कई दरगाहों और मस्जिद मदरसों को मुनहदिम कर दिया गया। बता दें कि गुजरात हुकूमत के अफसरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत की तौहीन की अर्जी दायर की गई है। आपको बता दें कि गिर सोमनाथ के कलेक्टर समेत गुजरात हुकूमत के कई अफसरान के खिलाफ अदालत की तौहीन की कार्रवाई की मांग वाली एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसमें दरगाह मंगरोली शाह बाबा ईदगाह और प्रभास पाटन वेरावल गिर सोमनाथ में वाक़ई कई ढांचों से मुताल्लिक कार्रवाई की मांग की गई है। इस अर्जी को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया गया, जहां 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सरकारी एहलकारों ने सदियों पुरानी मुसलमानों की मजहबी मकामात बशमुल मसाजिद, ईदगाहों, दरगाहों, मकबरों और मुतवल्लियों की रिहायशी मकामात को गैर कानूनी तौर पर मिसमार किया है, जबकि इसी तरह की मिसमारी का कोई नोटिस जारी भी नहीं किया गया था और ना ही समाअत का मौका दिया गया। बता दें कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में बगैर इजाज़त के किसी भी किस्म की इमारतें और ढांचे गिराने पर उबूरी पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत आइन के आर्टिकल 142 के तहत अपने खुसूसी इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए दी थी। मुंबई के धारावी में मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिरा दिया गया है। ये काम BMC की टीम ने नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने खुद किया है। मुंबई के धारावी में महबूब सुबहानिया मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते जब BMC की टीम मस्जिद को गिराने आई तो लोगों ने उसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। BMC की टीम गैर कानूनी हिस्से को मुनहदिम करने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लोग सड़कों पर बैठकर एहतजाज करने लगे थे। कार्रवाई करने पहुंची म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी के साथ भी लोगों ने तोड़फोड़ की थी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई। इस दौरान BMC के एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान ने मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं से इस मामले पर बातचीत की। बताते चलें कि धारावी में महबूब सुबहानिया मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिराए जाने की वजह से कशीदगी का माहौल था। हंगामा आराई के बाद ट्रस्ट ने खुद ही गैर कानूनी तामीरात को हटाने का फैसला किया और इसके तहत वहाँ के लोगों और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर धारावी में मस्जिद का गैर कानूनी हिस्सा गिरा दिया है। तो वहीं हज 2025 के लिए एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। 3 बार तारीख बढ़ाने के बावजूद इस बार उम्मीद के मुताबिक एप्लीकेशन नहीं आई। रियासती हज कमेटी ने कहा है कि अब तारीखें आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। साल 2025 में हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि आज़मीन हज की सहूलत के पेश नज़र हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरख्वास्त की तारीख में 3 बार तौसी की थी। आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 की थी।
इसके बाद कोई नई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। हज कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इससे पहले दरख्वास्त की आखिरी तारीख 9 सितंबर रखी थी, जिसमें 23 सितंबर तक तौसी की गई और बाद में 30 सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला हज कमेटियों, सरकारी और गैर सरकारी इदारों और पासपोर्ट दफातर में तातीलात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इस साल सिर्फ 17,120 लोगों ने हज 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आदाद शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश से 9,500 आज़मीन कोरोना के दौरान हज पर गए थे। उस वक्त सऊदी हुकूमत ने कई किस्म की पाबंदियां आयद कर रखी थी। उसकी वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही तकरीबन 9,500 लोग ही सफ़र पर जा सके थे। वहीं साल 2022 में उत्तर प्रदेश से तकरीबन 28,000 आज़मीन हज पर गए थे, जबकि 2023 में उत्तर प्रदेश से 19,500 आज़मीन हज पर गए और इस साल हज 2025 के लिए सबसे कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सड़क के बीच मजहबी ढांचे की तामीर गलत है, चाहे वो मंदिर हो या फिर दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कोई शख्स मुल्जिम या कसूरवार है तो उसके घर को मुनहदिम करने की ये बुनियाद नहीं हो सकती है। पूरे मुल्क के लिए रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे। अदालत ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फैसला महफूज रखा है। फैसला अभी आना बाकी है। बुलडोजर की कार्रवाई पर पाबंदी अब आगे भी जारी रहेगी। जस्टिस BR गवाई को यह भी ख्याल रखना होगा कि मसमारी के हुक्म से पहले एक महदूद वक्त होना चाहिए। एक साल में तकरीबन 4 से 5 लाख मसमारी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये चंद सालों के आदाद शुमार हैं। बता दें कि जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच जराइम के मुल्जिम लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत कर रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के आखिरी और तीसरे मरहले की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। 7 जिलों की 40 सीटों पर बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए और लोगों ने जोशो खरोश से इस वोटिंग में हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। गर्चे वोटिंग से कबल वादी में हालात को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की गई थी और पाकिस्तान की जानिब से कई हमले भी किए गए थे, फिर भी वादी की अवाम और सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान आज वोटिंग मामूल के मुताबिक हुई और ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपको बता दें कि उधमपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग बारामूला में हुई है। शाम 6 बजे तक जारी रहने वाली वोटिंग में 39.18 लाख वोटरों ने हिस्सा लिया। बताते चलें कि तीसरे मरहले के 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीज़न और 16 वादी कश्मीर से हैं। आखिरी मरहले में 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 387 मर्द और 28 ख्वातीन उम्मीदवार हैं। तीसरे मरहले में 169 उम्मीदवार करोड़पति हैं और 67 उम्मीदवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। नगरोटा जम्मू से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा के पास सबसे ज़्यादा असासे यानी कि 126 करोड़ रुपए की जायदाद है। इस मरहले में पार्लियामेंट हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु भी इंतखाबी मैदान में हैं। एजाज गुरु सोपोर सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। जम्मू डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ आवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर राशिद ने कहा है कि मैं बीजेपी से हाथ क्यों मिलाऊंगा, मेरे लिए सत्ता बहुत छोटी चीज है। मैं एक आज़ाद उम्मीदवार था और मैं किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता अगर सत्ता मेरी तरजीह होती। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हर इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसे इश्यू हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने 75 साल से रट के रखे हैं, उनको हर इलेक्शन में पंचायत में भी उठाना है, पार्लियामेंट भी उठाना है, विधानसभा के लिए। लेकिन अभी जो करंट मुद्दे हैं 10 साल के, उनका समाधान निकालना है। और मैं समझता हूँ मेरी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ 1 लाख लोग मरे हैं 89 से अब तक। सरकारी फिगर थोड़ा कम बता रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं। घर उजड़े हैं, सिविलियन मरे हैं, मिलिटेंट मरे हैं, फौज मरी है, पुलिस के लोग मरे हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि हम आने वाली जनरेशन्स को कश्मीर इशू के इस बूथ से हम उनको निजात दिला दें। मारा मारी बंद हो, मार धाड़ बंद हो। तो वहीं थाईलैंड में एक स्कूल बस में आग लगने से 25 तलबा की मौत हो गई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बस में कुल 44 लोग मौजूद थे, जिनमें से 16 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग बस का टायर फटने की वजह से लगी है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक हादसा बैंकॉक के
खोखोत इलाके में रात 12:30 बजे के करीब पेश आया। बस स्कूल के सफर से वापस आ रही थी। बस में 3 से 15 साल तक की उम्र के बच्चे मौजूद थे। इसके अलावा 5 असातिज़ा भी इनके साथ सफर कर रहे थे। बीबीसी के मुताबिक बस का ड्राइवर फरार है और उसकी तलाश की कोशिशें की जा रही हैं। थाईलैंड के वजीर आजम पैटविंग्रन शेनावात्रा ने हादसे में जाबहक होने वाले बच्चों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने वजीर ट्रांसपोर्ट को मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लेने का भी हुक्म दिया है। मुल्क के वजीर दाखिला अनुतिन चार्नविराकुल ने कहा कि इमदादी कारकुनान के पहुंचने के बाद भी बस इतनी गर्म थी कि अंदर जाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से हादसे के बाद काफ़ी देर तक लाशें बस में ही पड़ी रहीं। मरने वालों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव को लेकर एक अहम टिप्पणी कर दी है और एक मामले की सुनवाई करते हुए उनसे तीखे सवाल पूछे हैं। एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने सदगुरु से पूछा कि जब उनकी बेटी की खुद शादी हो गई है तो वह दूसरों को किस तरह तर्क करने के तरीके अपनाने की तरगीब दे सकते हैं। दरअसल ये तबसरा जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस V शिवागनम के बेंच ने केस की समाअत के दौरान किया था। दरअसल एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया था। उन्हें ईशा योगा सेंटर में ज़बरदस्ती कैद रखा गया था। ईशा योगा सेंटर ने मुसलसल इस इल्ज़ाम की तरदीद की है और इसको नकारा है और यहाँ तक कह दिया कि यहाँ जो भी रहना चाहता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक रहता है। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत की तो जजों ने कुछ तीखे सवालात भी किए। उन्होंने कहा कि जब सदगुरु की बेटी खुद शादीशुदा है, वो खुद एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, तो वो दूसरी नौजवान औरतों को कैसे बता सकते हैं और तरगीब दे सकते हैं कि वो अपने सर मुंडवाएं और दुनियावी जिंदगी तर्क कर दें। इस मामले में अदालत से रुजू किया गया। वो खुद इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती मरकज़ में रखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिन 2 बेटियों को लेकर प्रोफेसर कोर्ट पहुंचे हैं वो खुद इस बात को कबूल नहीं रही हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती मरकज़ में रखा जा रहा है। उनकी तरफ से तो दूसरी बार कोर्ट में साफ साफ अल्फाज में कहा गया है कि वो अपनी मर्जी और मर्जी के मुताबिक वहाँ रह रही हैं। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अभी के लिए इस मामले में पुलिस को तहकीकात करने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच से क्या नया खुलासा होता है और सदगुरु का फाउंडेशन ईशा पर लग रहे इल्ज़ाम सही साबित होते हैं या गलत, क्योंकि इस मामले पर करोड़ों अकीदतमंदों की नज़रें बनी हुई हैं। तो वहीं खलाबाज सुनीता विलियम्स और उनके साथी विलमोर कई महीनों से खला में फंसे हुए हैं। अब उनको जमीन पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन लॉन्च हो चुका है। सुनीता और बुच को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में सफर करते हुए नासा के निक हैग और रूसी खलाई एजेंसी रोसकॉस्मोस के खलाबाज एलेक्जेंडर गोर्बनोव इतवार को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचे, जहां हर किसी ने बेग और गोर्बनोव का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जब फरवरी में हैग और गोर्बनोव खलाई स्टेशन से वापस आएंगे तो वो 2 खलाई तजुर्बाकारों को वापस लाएंगे, बिच विलमोर और सुनीता विलियम्स को, जो बोइंग के डिज़ाइन करदा स्टार लाइनर में मसाइल की वजह से वक्त पर ज़मीन पर वापस नहीं आ सके हैं, जबकि उन्हें वहां सिर्फ 8 दिन ठहरना था। नासा को मजबूर किया गया कि वो फ्लाइट के दौरान स्टार लाइनर में खराबी का सामना करने के बाद अपने मंसूबों को तब्दील करें। स्टार लाइनर की विश्वसनीयता पर हफ्तों की गहरी जांच के बाद खलाई एजेंसी ने बिलाखिर इसे अमली के बगैर लॉन्च करने का फैसला किया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।